हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक 12th क्लास फिजिक्स में हमने जितने भी चैप्टर पढ़े और उसमें हमने जितने भी सर्किट पढ़े वो सब डीसी सर्किट थे। डीसी सर्किट क्यों थे? क्योंकि सारे सर्किट्स में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी थी और बैटरी डीसी पावर देती है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी पावर। हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड होते हैं, चाहे वो पंखा हो, म्यूजिक सिस्टम हो या कोई फ्रिज, टोस्टर। और हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है वो भी एसी पावर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास घर में जो सप्लाई आती है वो बहुत दूर पावर स्टेशन से आती है, जैसे किसी डैम से आ रही होगी। तो एसी पावर सप्लाई को दूर तक पहुंचाना आसान होता है डीसी पावर सप्लाई के कंपैरिजन में, इसलिए एसी पावर सप्लाई प्रेफर की जाती है। इसके अलावा एसी पावर सप्लाई की मैन्युफैक्चरिंग भी आसान होती है इन कंपैरिजन टू डीसी पावर सप्लाई। लेकिन अब डीसी पावर सप्लाई पे भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि जैसे ये सोलर पावर, ये डीसी पावर देती है। सोलर एनर्जी जो है, सोलर सेल्स जो लगाए जाते हैं गांव में, शहरों में, छतों पे, तो ये डीसी पावर देते हैं। बैटरी में भी डीसी पावर स्टोर होती है। एक कंसेप्ट है फ्यूल सेल्स का, फ्यूल सेल में भी डीसी पावर होती है। तो अब डीसी पावर की तरफ भी ये जमाना फोकस कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो जितने भी अप्लायंसेस आपके आसपास चल रहे हैं वो एसी पावर से चल रहे हैं। तो शुरू करें अल्टरनेटिंग करंट। पहले तो ये समझ लें कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो डायरेक्ट करंट है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता रहता है। कैसे? देखो, अगर हम डायग्राम, ये ग्राफ बनाते हैं करंट आई और टाइम पीरियड टी में, और ये ग्राफ अभी हम बना रहे हैं डीसी के केस में, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इस तरीके का ग्राफ होगा। मींस पूरा पॉजिटिव, या फिर इस तरीके का होगा। ये आई हो गया, ये टी हो गया, ठीक। यानी थ्रू आउट द टाइम इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ऐसे। पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव, पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो इसीलिए लिखा है इट इज अ करंट हुज डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बिटवीन 0 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे ये टाइम है, ये करंट, तो मैग्नीट्यूड देखो, यहां 0 था, जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया यहां मैक्सिमम हो गया, फिर समय बढ़ रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, एक पॉइंट पे आके फिर 0 हो गया मैग्नीट्यूड। अब रिवर्स साइकिल चली और एक पॉइंट पे आके करंट फिर मैक्सिमम हो गया, और यहां होगा -I, ठीक है, ये पॉइंट होगा -I। फिर एक स्टेज पे आके, यानी एक टाइम पे आके करंट फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। आ गई ये बात समझ में अल्टरनेटिंग करंट की?
ये किस तरीके का कर्व है? ये साइन कर्व है, या कॉस कर्व भी ऐसी होता है। बस डिफरेंस ये है कि कॉस कर्व इस तरीके का होता है, ये कॉस कर्व है, कॉस थीटा, और ये साइन कर्व है। साइन कर्व 0 से शुरू होता है, कॉस कर्व 1 से। इस बात को दिमाग में रखो। अब आगे पढ़ते हैं बोर्ड रब करके। नोट डाउन कर लो आप डेफिनेशन। तो बच्चों आओ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के कर्व को समझते हैं। कर्व मतलब करंट टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट और यहां डायरेक्ट करंट। ये तो हमें पता ही है, अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। तो एक कर्व तो ऐसे बनता है, ये है टाइम, ये है टाइम, और यहां ऊपर हो गया ये करंट। इस तरीके का साइन कर्व कह लो या कॉस कर्व, सही है। और यही डायरेक्ट करंट में ये कर्व ऐसे हो जाता, ये टाइम, करंट, यानी पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक कुछ समय के लिए पॉजिटिव, फिर उतने समय के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नीचे नेगेटिव करंट। डीसी करंट में यह भी पॉसिबल है कि सब नेगेटिव होते। ठीक है, सब ये करंट नेगेटिव भी हो सकता था तीनों साइकिल्स में। एक इस तरीके से भी बनता है कर्व, ये ऐसे, ये करंट हो गया, ये टाइम। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डीसी के केस में ऐसे, ये आई और ये टी। इसी तरीके से नेगेटिव भी हो सकता था, जैसे ये पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव भी हो सकता था, जैसे यहां दिखाया है। एक शेप और है कर्व की, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डीसी के केस में सारे पॉजिटिव, करंट पूरा हर जगह पॉजिटिव, या ये भी बन सकता था कि करंट टोटल नेगेटिव, पूरे समय में करंट नेगेटिव। तो ये डिफरेंस है कर्व में। और भी कई तरीके के कर्व बन सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे अल्टरनेटिव करंट की इस चैप्टर में, तो कई इस तरीके के कर्व हमारे सामने आ सकते हैं। सही है बच्चों, चलो इसे इन कर्व को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आओ अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन को समझते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसे होता था।
आई और ये टाइम पीरियड है टी। एक साइकिल का ग्राफ बनाते हैं। टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और यहां टी पर खत्म हो गया। देखो बच्चों, 0 से स्टार्ट हुआ, टी पर खत्म हो गया। यहां होगा T/2। 0 से स्टार्ट हुआ और जब फिर 0 पे आया तो T/2 आ गया, यानी T/2 टाइम पे वो दोबारा 0 पे आया और उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई और T टाइम पे फिर करंट 0 हो गया। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसे हम डिनोट करते हैं I0 से। ये होती है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर कर्व ऐसा है अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसकी इक्वेशन बनती है I = I0 sin ωt। एक और कर्व बन सकता है अल्टरनेटिंग करंट का। देखो, ये करंट I है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे t है। ये कॉस कर्व है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I0। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये भी 0 से कैपिटल T है। यहां 0 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है I0। जब टाइम पीरियड T/4 हुआ तो करंट की वैल्यू हो गई 0। फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई T/2 पे, इस पॉइंट पे। फिर करंट की वैल्यू 0 हुई जब टाइम हुआ 3T/4 और करंट की वैल्यू फिर मैक्सिमम हुई I0 जब टाइम हुआ T। तो यहां पर जो टाइम I और T के बीच की जो इक्वेशन होगी वो I = I0 cos ωt। देखो, ये दोनों कर्व समझ में आ गए। इस इक्वेशन में I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट पॉइंट T, यानी T की किसी भी वैल्यू पर I की क्या वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन से निकल जाएगी। जैसे T बराबर 0 पे 0, T बराबर T/2 पे 0, T बराबर इस वैल्यू पे T/4 पे मैक्सिमम। तो लिख लेते हैं हम I इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम T। I की वैल्यू निकालनी हो तो T की वैल्यू चेंज करते जाओ, I की वैल्यू निकलती जाएगी और ये कर्व आपका प्लॉट होता चला जाएगा। I0 बताओ क्या है? I0 कर्व से ही पता लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो ये लिख दें, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। अब क्या रह गया? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2π/T, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2πf। ये तो आपने पहले से देखा और सुना होगा ये फॉर्मूला। यहां T क्या होता है? टाइम पीरियड, और F फ्रीक्वेंसी। ये चीज आप नोट डाउन कर लो, T टाइम पीरियड है, F फ्रीक्वेंसी। ये भी लिख दें, T टाइम पीरियड, F फ्रीक्वेंसी। ये नोट डाउन कर लो आप पूरा, बोर्ड पे जितना भी लिखा है पॉज करके नोट डाउन कर लो। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात और है जो आप नोट कर लो। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इंस्टेंट, रेड मार्कर से लिख देते हैं, इंस्टेंट, यहां नहीं, यहां लिखते हैं इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो इसकी इक्वेशन सेम वैसे ही होती है जैसे अल्टरनेटिंग करंट की होती है। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और इधर E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। सही है? तो ये E है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसका ग्राफ, इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, यहां I की जगह y एक्सेस पे होगा E, यहां भी y एक्सेस पे होगा E। सही है? ये बात समझ में आ गई? तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट की बनी थी। तो वही ये डेफिनेशन बनेगी, इट इज एन ईएमएफ हुज डायरेक्शन reverses continuously with, yeah, whose direction reverses periodically and magnitude changes continuously with time। उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। किसी किसी बुक में लिखा हुआ होगा इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये इसका ग्राफ होगा, यहां I नॉट की जगह होगा E नॉट। E नॉट क्या होगा? पीक ईएमएफ E नॉट, यहां पर भी E नॉट, ये भी E नॉट। तो ये इसका ग्राफ होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए ये इक्वेशन भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लो। और इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज, इसकी डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। सही है बच्चों? नोट डाउन कर लो। तो बच्चों कुछ डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशंस बोर्ड में आ जाती हैं एग्जाम में, तो समय बचाने के लिए मैंने ये डेफिनेशंस लिख दी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो ज़्यादा डाटा खर्च होता है, और इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने होते हैं, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कुछ बच्चों के पास तो बायोलॉजी होती है। चलो ये सब छोड़ देते हैं, सीधे डेफिनेशन पे आते हैं।
पहली डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन फिर भी पढ़नी जरूरी है। द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं अल्टरनेटिंग करंट का। ये है डायग्राम, देखो एक साइकिल बनाई है मैंने, ये शो कर रहा है आई करंट, वाई एक्सेस में, एक्स एक्सेस में टाइम, 0 से t, ये t/2, और ये आई नॉट, और ये नीचे भी आई नॉट। तो ये जो आई नॉट है, ये जो आई नॉट है ये है एम्पलीट्यूड। तो ये पीक वैल्यू है करंट की, ऊपर या नीचे मेजर करोगे सेम है, ठीक है। फिर है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। तो ये पीरियोडिक टाइम है, ये एक साइकिल है, इस साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगा, 0 से t, 0 से स्टार्ट हुआ, t पे साइकिल कंप्लीट हो गई। तो t क्या है, पीरियोडिक टाइम। इसका फॉर्मूला होता है 2π/ω। फिर फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करी अल्टरनेटिंग करंट ने। साइकिल का क्या अर्थ हुआ, ये पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक जो करंट में चेंज आया, इट इज 1 साइकिल। यानी 0 से स्टार्ट हुआ, फिर यहां 0, फिर नीचे नेगेटिव साइड में, और फिर फाइनल 0। ये एक साइकिल कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t। फ्रीक्वेंसी टाइम, पीरियोडिक टाइम का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है बच्चों। ये आप नोट कर लो। एक चीज और नोट कर लो, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यहां से देखोगे तो ω/2π, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ω/2π, ये हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, रिप्रेजेंट करते हैं h और स्मॉल z से, कैपिटल H स्मॉल z। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना बहुत है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अल्टरनेटिंग करंट पे, और इसके बाद हम एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग भी है, और हर वीडियो को आप सीक्वेंस में देखते चले जाना। ये चैप्टर आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजी न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।